गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने साइकस की इंट्रोडक्शन और साइकस की 6 स्पीसीज के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना टॉपिक है साइकस की बाह्य आकारिकी या मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस। मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस, साइकस की बाह्य संरचना या मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस। साइकस की अपन बात करें तो साइकस का जो पादप है वो धीमी गति से वृद्धि करने वाला दीर्घजीवी बीजाणुद्विद पादप है। इसमें रूट स्टेम लीव्स जो है वो अलग अलग होती हैं। तो अपन इसके बारे में बात करें। साइकस धीमी गति से वृद्धि करने वाला सदाहरित, धीमी गति से वृद्धि करने वाला सदाहरित दीर्घजीवी पादप है, जिसका दीर्घजीवी बीजाणुद्विद पादप है। दीर्घजीवी बीजाणुद्विद पादप है जो जड़, तना व पत्ती में विभेदित होता है। साइकस पादप जो है वो धीमी गति से वृद्धि करने वाला दीर्घजीवी बीजाणुद्विद पादप है जो रूट स्टेम लीव्स के अंदर विभेदित होता है। तो सबसे पहले अपन मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट की बात करें, रूट की बाह्य संरचना के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, जड़ की बाह्य संरचना। जड़ की बाह्य संरचना के बारे में अपन बात करें तो साइकस में जनरली 2 प्रकार की रूट पाई जाती हैं। साइकस पादप के नीचे की ओर एक मोटी मूसलाकार जड़ पाई जाती है और उसमें उसके पास पार्श्व भागों पर कुछ नीले हरे रंग की जड़ें और पाई जाती हैं, जिन्हें कॉर्लोइड रूट या प्रवालाभ जड़ें भी कहा जाता है। तो इस प्रकार साइकस के अंदर 2 प्रकार की रूट्स मिलती हैं। तो साइकस पादप के निचले भाग पर मोटी जड़ पाई जाती है जिसे मूसला मूल कहा जाता है। साइकस में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। एक तो नॉर्मल टैपरूट यानी सामान्य मूसला मूल, और दूसरी कोरेलॉइड रूट, प्रवालाभ जड़ें। तो ये 2 प्रकार की रूट्स साइकस के अंदर देखने को अपने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइकस के अंदर नॉर्मल रूट की या सामान्य जड़ की। तो सामान्य जड़ जो है वो पादप में प्राइमरी रूट के बाद सेकेंडरी रूट के रूप में उपस्थित होती हैं
इस पादप के अंदर प्राइमरी रूट जो होती है वो अल्पजीवी होती हैं और ये प्राइमरी रूट मूसला मूल के रूप में उपस्थित होती हैं और इसके बाद में ये प्राइमरी रूट जो है वो अपस्थानिक जड़ों के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी जड़ें छोटी और मोटी और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करने वाली जड़ें होती हैं। ये प्लांट को स्थिर बनाने का कार्य करती हैं, साथ ही पोषक तत्वों के अवशोषण में भी ये हेल्प करती हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना नॉर्मल रूट, नॉर्मल टैप रूट। टैप रूट सामान्य मूसला मूल। साइकस में प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती हैं, जो छोटी व मोटी होती है, यानी लंबाई में छोटी और चौड़ाई में मोटी होती है। तो साइकस की जो कोरलॉइड रूट को छोड़कर जो नॉर्मल रूट होती है वो हमेशा आकार में मोटी और लंबाई में छोटी होती हैं, साथ ही ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। ये जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, जो पादप को स्थिर बनाए रखने तथा पोषक तत्वों के अवशोषण का कार्य करती हैं, यानी कि पादप को ये स्थिर बनाए रखने का कार्य करती हैं। साथ ही ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका अवशोषण करने का या एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं और ये पॉजिटिव जियोट्रोपिक ये रूट्स होती हैं। इसी के साथ अपनी सामान्य जड़ें जो हैं वो यहीं समाप्त होती हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर कोरलॉइड रूट है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना कोरलॉइड रूट, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कोरलॉइड रूट, प्रवेलाभ जड़ें। देखिए कोरलॉइड रूट साइकस के अंदर पार्श्व मूल से ये भूमि के नज़दीक हरे रंग की या नीले हरे रंग की द्विभाजी शाखाएं होती हैं, जो गुच्छे के रूप में निकलती हैं और मूंगे की आकृति वाली होती हैं। तो ये जड़ें पार्श्व मूल के पास नीले हरे रंग की गुच्छों के समूह में पाई जाती हैं तथा मूंगे या कोरल के जैसी होती हैं, इसीलिए इन्हें कोरलॉइड रूट
कहा जाता है। तो ये जड़ें कहाँ से विकसित होती हैं? पार्श्व मूल के पास भूमि के नज़दीक वाले क्षेत्र से विकसित होती हैं और हरे रंग की मूंगे के समान ये गुच्छे के रूप में उपस्थित होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ये कोरलॉइड रूट कहा जाता है। ये जड़ें द्विभाजी शाखित होती हैं। ये जड़ें द्विभाजी शाखित होती हैं। इसके अलावा कोरलॉइड रूट है, ये मूंगे की आकृति के समान होने के कारण ही इन्हें कोरलॉइड रूट कहा जाता है। और वर्षा काल के समय ये इसके ऊपर की मृदा हट जाती है तो इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। और इन रूट की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वर्षा के दिनों में पादप के पास की मृदा हट जाने के कारण हट जाने पर इसे आसानी से देखा जा सकता है। इन जड़ों की कुछ विशेषता निम्नलिखित है। इन जड़ों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार है। ये जो जड़ें होती हैं ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, अर्थात ये भूमि की ओर वृद्धि नहीं करती हैं, ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। और आकृति में ये मूंगे के समान या कोरल के समान दिखाई देती हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? पहला, ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। दूसरा, ये जड़ें मूंगे की आकृति वाली होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कोरलॉइड रूट कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई आदि पार्श्व मूल की जो एपिडर्मिस होती हैं उसे चीरकर कॉर्टेक्स में अपना क्षेत्र बना लेती हैं। तो इसमें बीजीय यानी नीलहरित शैवाल, जीए यानी हरे शैवाल, बैक्टीरिया तथा फंजाई आदि इसके एपिडर्मिस को चीरकर कॉर्टेक्स वाले भाग में अपना स्थान बना लेते हैं। यानी इसके कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, फंजाई आदि जो है उपस्थित होते हैं। इसके कॉर्टेक्स जोन में ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया व सूक्ष्म जीव कॉलोनी के रूप में
पाए जाते हैं, जो कि एक रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना चौथा पॉइंट, इसके कॉर्टेक्स भाग में ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया व सूक्ष्म जीव एक कॉलोनी के रूप में रिंग या वलय में व्यवस्थित होते हैं, वलय में व्यवस्थित होते हैं। तो इसके अंदर, इसके कॉर्टेक्स के अंदर जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और सूक्ष्म जीव जो उपस्थित होते हैं वो एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नोस्टॉक एनाबीना, तो इसमें एनाबीना साइकेडी और नोस्टॉक पेंक्टिफॉर्मिस नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास और एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया, ये सभी पाए जाते हैं। इन जड़ों में बीजीय जैसे नोस्टॉक पेंक्टिफॉर्मिस, एनाबीना साइकेडी आदि तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास, एजोटोबैक्टर आदि पाए जाते हैं। नाइट्रोसोमोनास और एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया आदि जीवाणु जो है इन जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। नाइट्रोमोनास में भी स्यूडो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया या एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया आदि इनकी जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि साइकस की कॉर्लोइड रूट के अंदर कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। तो नोस्टॉक पेंक्टिफॉर्मिस और एनाबीना साइकेडी ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, और इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जो है वो स्यूडोनाइट्रोसोमोनास और एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया इसके अंदर मिलते हैं। रूट्स की सतह पर ये लेंटेनॉइड भी पाए जाते हैं, तो जड़ों की सतह पर वातरंध्र भी पाए जाते हैं। जड़ों की बाह्य सतह पर वातरंध्र भी पाए जाते हैं। इनकी एपिडर्मिस पर लेंटेनॉइड या वातरंध्र भी मिलते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। वातरंध्र भी पाए जाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो इसके अंदर जो मेन बातें क्या थी कि इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई आदि सदस्य जो है इनकी रूट्स के अंदर पाए जाते हैं।
ब्लू ग्रीन एल्गी में नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस और एनामिना साइकेडी प्रमुख है। इसी तरह से स्यूडोमोनास और एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो इसमें पाए जाते हैं। अब डॉक्टर डी पंत के अनुसार भारत के अंदर साइकस की 6 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 जातियां जो है वो किसके रूप में है, जंगली पादप के रूप में है, और 2 जातियां ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में पाई जाती हैं। इसी डॉक्टर पंत ने डॉक्टर डी पंत 1990 के अनुसार साइकस की कुछ जातियों में कुछ जातियों की कोरलॉइड रूट में, कुछ जातियों की कोरेलॉइड रूट में बीजीय नहीं पाया जाता, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाई जाती, बीजीय नहीं पाई जाती। और ये है साइकस अर्सिनेलिस, साइकस रिवोल्यूटा और साइकस रम्फाई, ये कुछ जातियां पाई जाती हैं। एग्जाम्पल साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रम्फाई आदि। ये जो जातियां हैं इनके अंदर, ये कोरलॉइड रूट के अंदर बीजीय आदि नहीं पाए जाते हैं। तो अब अपन कोरलॉइड रूट की संरचना देखें तो देखिए अपने को किस प्रकार से ये रूट दिखाई देती हैं। इस प्रकार इसमें ये कोरलॉइड रूट जो है वो पाई जाती हैं। ये डाइकोट ये कोरलॉइड रूट की स्ट्रक्चर जो है अपने को इस प्रकार से दिखाई देती है। इसके अलावा इसके अंदर नॉर्मल टैप रूट पाई जाती हैं, वो भी अपने जैसे गाजर मूली हैं उसके जैसी संरचना में उपस्थित होती हैं। लेकिन कोरलॉइड रूट जो है आधारीय भाग पर, जब साइकस के अपन तने को देखेंगे तो उसके आधारीय भाग पर ये ऊपर से निकली हुई संरचनाएं इस प्रकार की दिखाई देती हैं। तो इसी के साथ अपने ने साइकस की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट रूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। बाकी स्टेम की मॉर्फोलॉजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।